नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे जो है मई में या फिर जून में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में आपके जो अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। तो इसमें सामान्य क्षमता वाले बच्चे आ जाते हैं, विशिष्ट वाले आ जाते हैं, दोनों आएंगे या कोई से भी नहीं। तो ये जो समावेशी जो शिक्षा है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। मतलब इसमें दोनों ही माने गए हैं, सामान्य क्षमता वाले भी और साथ में जो विशिष्ट क्षमता वाले हैं, तो दोनों ही बच्चे आ जाते हैं। तो इस स्कूल में सामान्यतः बच्चों के साथ साथ जैसे ये दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, श्रवण बाधित हो गए, या किसी के शरीर में कोई फॉल्ट होता है, शरीर में कोई दोष होता है, शरीर शारीरिक रूप में अक्षम और सीखने में अक्षम बच्चे, तो ये भी सारे इसी में आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा जो है इसके अंतर्गत, तो सभी को जो है इसमें शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब ये समावेशी में, सामान्य में, विशिष्ट में या उद्देश्यपरक शिक्षा में। तो शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब किस में मिलेगा ये? तो जो ऑप्शन ए में है, मतलब जो समावेशी शिक्षा है। तो ये जो समावेशी शिक्षा है इसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे शैक्षिक एकीकरण जो है उसको बढ़ावा मिलता है। एक स्कूल में सभी बच्चे एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षकों के द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है समानता का सिद्धांत अनुपालन की किस शिक्षा में होता है। समानता का सामान्य शिक्षा में, समावेशी में, विशेष शिक्षा में या इन सभी में। तो समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है, तो कौन सी में होगा ये? और ये होगा समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा समानता का जो सिद्धांत है इस पर आधारित होती है, और जिसका मतलब है कि सभी बच्चों को समान अवसर समान दिए जाने चाहिए। एक स्कूल में सभी बच्चों को समान खेल, गतिविधि और शिक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की समावेशी शिक्षा विश्व के किस देश के आंदोलन का परिणाम है। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस का। तो भारत की समावेशी शिक्षा विश्व के किस देश के आंदोलन का परिणाम है, तो किसका है ये? अमेरिका। तो भारत सरकार ने जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था आरटीई 2009 ये पारित किया था, जो सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता था। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। भाईचारे, दयालुता, समायोजन या फिर इन सभी का। तो समावेशी शिक्षा जो है इसमें सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, तो इसमें जो इन सभी को ही माना गया है, जिसमें भाईचारा, दयालुता, समायोजन ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के अंदर होना चाहिए विद्यार्थियों या बच्चों के प्रति उसकी संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के प्रति उसका लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, या फिर ये सभी। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? तो ये सभी बातें इसमें सही है। तो एक शिक्षक जो समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित है वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझता है और उन्हें सीखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है समावेशन। इससे क्या तात्पर्य है? एक विशेष आवश्यकता वाले बालकों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना, और जिसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन जो है सी रहेगा। तो मतलब पूरे समय के लिए। अब समावेशन का मतलब क्या है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पूरे समय के लिए नियमित कक्षा में शिक्षित किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ समय के लिए।
एक बच्चा जो व्हील चेयर का उपयोग करता है उसे नियमित कक्षा में भाग लेने का अधिकार है, न कि केवल विशेष गतिविधियों के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है समावेशी शिक्षा में शिक्षा की सबसे कम महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी गई है। किसमें? समावेशी शिक्षा में शिक्षा की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान या सामाजिक आर्थिक स्तर। तो कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अब कम महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर कौन सी वाली है? इसमें आप देख सकते हैं ये वाली, आर्थिक स्तर वाली, ये वाली। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान और शिक्षा का सामाजिक आर्थिक स्तर। ये कम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक शिक्षक है जो गरीब पृष्ठभूमि से आता है तो वह भी एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है यदि उसके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान है। तो मतलब जैसे एक गरीब बच्चा है वो भी पढ़ा सकता है अगर उसके पास नॉलेज है, कौशल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कहा जा सकता है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य अक्षम बालकों की समस्याओं का पता लगाकर उसका निवारण करना, बालकों को स्वावलंबी बनाना, नैतिक मूल्यों का संचार करना या फिर ये सभी। तो समावेशी शिक्षा का जो मतलब है ये इन सभी से होता है। अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उसका उपचार करना, निवारण करना, स्वावलंबी बनाना और नैतिक मूल्यों का संचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता के आधार पर अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? दृष्टिबाधित को, वाक दोष वाले को, श्रवण बाधित को या इन सभी को? तो शारीरिक दक्षता के आधार पर अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाएगा? तो अक्षम बालक तो ये सारे ही हैं। इसमें ये वाला दोष है दृष्टि का, इसमें वाक बोलने का है, इसमें सुनने का है। तो ये अक्षमता है, मतलब ये सारे आ जाएंगे इसमें। एक बच्चा जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो कमी तो सारों में ही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? सामान्य शिक्षा की, विशिष्ट, समावेशी या इन सभी की? तो कौन सी शिक्षा की व्यवस्था की गई है निःशक्त बच्चों के लिए? तो इनके लिए जो यहाँ पर की गई है ऑप्शन सी में जो दी गई है, आधार समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, तो चाहे कोई सा भी शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा हो। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा किन सिद्धांतों का पालन करती है? विशिष्ट कार्यों के द्वारा, वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता या ये सभी? तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत जो पालन करता है, अब किसका पालन करेगा यहाँ पर? तो इन सभी का ही करेगा ये भी। तो समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट कार्य के द्वारा, वातावरण नियंत्रण होना और व्यक्तिगत रूप से भिन्नता के सिद्धांतों का पालन करती है। उदाहरण के लिए एक स्कूल में शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करता है ताकि सभी बच्चे सीख सके, एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाते हैं और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, समावेशी शिक्षा किन मॉडलों पर काम करती है? साहित्यिक, सांस्कृतिक, मौखिक या इन सभी पर? तो समावेशी शिक्षा कौन से मॉडल पर काम करती है? तो सभी पर ही करेगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो व्यक्तिगत जो भिन्नता उसके आधार पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों का विभाजन 3, 4, 5 या फिर 6 में। तो कितने आधार पर यह हुआ है? और तो 4 आधार पर हुआ है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों का विभाजन 4 भागों में किया गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? जैसे प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो 4 जो है यहाँ पर भागों में से बांटा गया है। एक जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल है तो इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त चुनौतियाँ दी जाती है, सामान्य बच्चों को मानक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, मंदबुद्धि बच्चों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है
और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से सक्षम और औसत शारीरिक एवं मानसिक स्तर के बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो कितनी होगी? 110 से 130, 90 से 110, 100 से 110, कुछ भी नहीं। तो सामान्य रूप से सक्षम औसत शारीरिक और मानसिक बुद्धिलब्धि औसत में बतानी है यहाँ पर। तो सामान्य जो होती है, सामान्य या औसत, तो ये 90 110 वाली होती है। तो वैसा बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि ये 100 होगी तो औसत श्रेणी में आएगा ये। तो सामान्य रूप से सक्षम औसत शारीरिक और मानसिक स्तर के बालकों की बुद्धिलब्धि या 90 से 110, तो ये वाली मानी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से विशिष्ट बालक होंगे प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, भाषा दोष ग्रसित या ये सभी। तो विशिष्ट बालक हैं, आप कौन से हैं? तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, भाषा दोष ग्रसित, ये सारे विशिष्ट बालक हैं। नेक्स्ट है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि कम होने के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी देखी जाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि कम होने के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी देखी जाती है, तो क्षीण युक्त बालक, मंद बुद्धि, कुशल या कोई से भी नहीं। तो कौन से होंगे? मंद बुद्धि बालक। तो इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 70। नेक्स्ट है, नई जो शिक्षा नीति थी पुराने वाली, मतलब 1986, तो इसमें विकलांग हेतु कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे? विशेष विद्यालय की व्यवस्था के, विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा प्रावधान, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये सभी। तो 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी इसके तहत, तो इसके अनुसार जो इन सभी को ही इसमें माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक को कहा जाता है? असामाजिक बालक, वंचित बालक, संवेगी दोषपूर्ण बालक या ये सभी। तो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक या उनको कहा जाता है। अब उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनको वंचित बालक कहा जाता है। एक बच्चा जो गरीब परिवार से आता है या जो किसी अल्पसंख्यक समूह से है तो उसे जो है वंचित बालक कहा जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से वंचित बालकों के प्रकार हैं? सामाजिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक से, अनुसूचित जाति जनजाति से या ये सभी। तो वंचित बालक जो उनकी श्रेणी में आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं वंचित में? तो ये सारे सारे जो है यहाँ पर ये वंचित में ही आते हैं। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा नीति थी 2006, इसके जो प्रावधान हैं, बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करना और कार्यक्रम बनाना, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना, केंद्र तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक उत्तरदायित्व का विभाजन या ये सभी। तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा नीति 2006 के प्रावधानों को बताइए। तो कौन से प्रावधान थे इसमें? तो इसमें जाइए सारे थे। तो शिक्षा नीति 2006 जो थी इसके तहत स्कूलों को बाधित बच्चों की पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम विकसित करना और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूलों को विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन प्रदान किए जाते हैं और केंद्र और राज्य सरकारी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी को साझा करती है। तो मतलब इसमें सभी को माना गया था। इसके बाद है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है एक कोने में बिठाना बच्चे को, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, इसमें क्या शामिल है? तो इसमें जो है ऑप्शन देखें तो डी वाला इसमें माना गया है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। जैसे एक बच्चा जो है उसको मिट्टी के खिलौने बनाने, पहेलियाँ सुलझाने या फिर कोई विज्ञान का प्रयोग करने के लिए कहना। नेक्स्ट आ जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में
किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है? अरविंद घोष की, गिजुभाई, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर मानी गई है, तो किन की मानी गई है? गिजुभाई। तो इनकी मानी गई है गिजुभाई बधेका, इनका नाम था गिजुभाई बधेका, जिन्हें गिजुभाई के नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्होंने बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन किया था। और पुस्तक भी थी इनकी, एक दिवस व्यापन, जिसमें उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन किया था। तो ये गिजुभाई है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था? बी एफ स्किनर, एरिक एरिक्सन, जॉन डेवी या चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करने वाले थे यहाँ पर। अब समर्थन करने वाले कौन से थे? तो इनका नाम है जॉन डेवी, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। एक ये अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था और इन्होंने बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया था। इसके बाद है किसके अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा है, बाल केंद्रित, नवीन या सर्व शिक्षा। तो किसके अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है? तो किसमें होगा ये? बाल केंद्रित शिक्षा में, ऑप्शन सी में जो है। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्ति से या समूह में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, तो किससे सीखते हैं ये? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो किससे सीखते हैं? व्यक्तिक रूप से भी और सामूहिक रूप में भी। बच्चे व्यक्तिगत रूप से पहले सुलझा सकते हैं और समूह में विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, तो कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ पर एक विशेषता नहीं है? सर्वांगीण विकास पर बल देना, मनोविज्ञान को समझना, केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। अब नहीं है कौन से वाली? ये वाली, केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना। तो ये केवल शब्द आपको देखने को ऐसे उसमें जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष बल दिया जाता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में। आपके अनुसार बालक की शिक्षा इनमें से किस पर आधारित होनी चाहिए? आर्थिक, सामाजिक, इच्छा एवं रुचि, बालक की मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा और समय पर। तो आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष बल दिया जाता है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो किस पर होनी चाहिए? तो बालक की मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा और जो संवेग है। नेक्स्ट आ जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार किसका महत्व सबसे अधिक है? अब किसका महत्व सबसे अधिक हो सकता है इसमें? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शाने में सक्षम है, या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार किसका महत्व सबसे ज़्यादा है यहाँ पर? अब सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर महत्व है ऑप्शन ए वाला, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। मतलब एक शिक्षक जो बच्चों को उनकी रुचि और प्रतिभा को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है, तो ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार करना, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना,
या प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? अब एक संभव नहीं हो सकता, वो कौन सा काम है? ये वाला, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही काम यहाँ पर माना गया है। तो क्या संभव हो सकता? पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर आंसर होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो प्रत्येक बच्चे की सीखने की शैली और गति को ध्यान में रखता है और उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। तो इस कारण से ये गलत है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा का व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए किसके जानकारी रखना अधिक आवश्यक होता है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए गति वाला, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तिगत इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही नहीं है? अब एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला, कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो शिक्षक की आवश्यकताओं की ओर नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की। तो इस कारण से यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये नहीं में यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल विकास केंद्रित कक्षा जो उसको प्रदर्शित करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और जिस शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का विभाग शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार धन से संचालित होता हो। तो बाल केंद्रित जो कक्षा उसको कौन सा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा कर रहा है? ये वाला, ऑप्शन सी वाला, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये वाला इसमें सही माना गया है। इसके बाद है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता कौन सी होती है? नैतिक शिक्षा देना, शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है, अब कौन से वाली विशेषता है यहाँ पर? तो ऑप्शन सी वाली, बच्चे को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। नेक्स्ट है, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो, शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, यह बालक की आंतरिक प्रेरणा और जटिलता को समझना। तो बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, बालकों की आंतरिक प्रेरणा और जटिलता उसको समझना। जैसे कि एक बच्चा है जो आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो उसे प्ले थेरेपी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। और जो प्ले थेरेपी है इसके माध्यम से बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और स्वस्थ तरीके से व्यवहार करना ये सीख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट विज्ञानी इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा, लोकतांत्रिक, सर्वांगीण विकास या चयन का सिद्धांत? तो किसके अंतर्गत आता है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर, कौन सा? प्रेरणा का सिद्धांत। और जैसे बच्चे हैं उनको महात्मा गांधी हो गया और मदर टेरेसा हो गई, या फिर जो अल्बर्ट जो आइंस्टाइन हुए थे इनके बारे में बताना, मतलब तो कौन सा? प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का
तो पारंपरिक शिक्षा, वैदिक, प्रगतिशील या कोई सी भी नहीं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत होता है? तो कौन सी के अंतर्गत होगा ये? जो ऑप्शन बी में है, मतलब जो प्रगतिशील जो शिक्षा है इसके अंतर्गत। जॉन डीवी जो है कि प्रगतिशील शिक्षावादी थे, जिन्होंने माना था कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सक्रिय नागरिक बनाना है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी जॉन के अनुसार उचित है? अब कौन सा उचित है इनके अनुसार? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो बी वाला, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात पर ध्यान रखा जाता है? किसमें? प्रगतिशील जो शिक्षा उसके अंतर्गत शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है, बालकों की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, केवल बालक की नैतिक एवं सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की किस बात पर ध्यान रखा जाता है? अब वो कौन से वाली बात है? ऑप्शन ए वाली, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांत द्वारा बालकों को समझाने पर। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पर बल दिया जाना चाहिए? बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। इसके बाद प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? रुचि और प्रयास को, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा को, व्यक्तिगत विभिन्नता और अभिप्रेरणा, या कोई भी नहीं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन से दो तत्व हैं जिनको विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? अब वे दो कौन कौन से हैं? तो ये वाले, रुचि और साथ में प्रयास। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा एक गलत है? अब एक असत्य है यहाँ पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दिशाओं के अनुसार हो। तो कौन सा यहाँ पर एक गलत है, सत्य है? आप कौन से वाला है यहाँ पर देखें तो ये वाला। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, टीचर मतलब शिक्षक का नहीं। इसके बाद है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस रूप से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, शिक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा इनमें से किस रूप से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा इसमें बी वाला, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए छात्र हैं, उनको विज्ञान प्रयोग करने, एक नाटक का मंचन करने या फिर एक स्थानीय समस्या के बारे में जानने और उसके समाधान का प्रस्ताव करने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं।
प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है। अब वो कौन से वाली है? अब इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए वाली है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, न कि बार बार परीक्षा ले जाना या केवल अच्छे नंबर लेने पर ही जोर देना या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश। इसके बाद आ जाता है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई, इनके द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें, बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम और विनियमों का पालन करने के लिए तैयार हो सकें या किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर इसमें सी आंसर हो सकता है? आंसर की बात करें तो ऑप्शन जाए यहाँ पर रहेगा बी वाला, कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। इसके बाद है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका संप्रेषक और व्याख्याता की है, सुगमकर्ता की है, निर्देशक की है, तालमेल बिठाने वाले की। तो बच्चे में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना एक शिक्षक की भूमिका है, किसमें है? तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अर्थात जो सुगम करता है, और एक निर्देशक। दोनों ही यहाँ पर सही आंसर इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। अब इसमें देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये वाला, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करना, नियमित आदतों का विकास करना, सहयोग की भावना को बढ़ाना, या ये सभी। तो जो प्रगतिशील शिक्षा इसका उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर, तो इन सभी से ही इसमें दिया गया है, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास, नियमित आदतों का विकास और सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आ जाता है प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रकार नहीं है। अब नहीं था मोंटेसरी, व्यक्तिगतवादी, मानवतावादी, संरचनावादी शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है कौन से वाला? तो ये वाला, व्यक्तिवादी शिक्षा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विशेष रूप से किसे शामिल किया गया है? ज्ञान को, मौलिक प्रवृत्तियां, चिंतनिक प्रक्रिया, इन सभी को। तो प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विशेष रूप से शामिल किया गया है। अब किसे शामिल किया गया है इसमें? तो इन सभी को ही शामिल किया गया है इसमें, ज्ञान, चिंतन की प्रक्रिया और मौलिक प्रवृत्तियां। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है समष्टि। समष्टि जैसे का विपरीतार्थक विलोम उल्टा शब्द हमने यहाँ पर बनाना है। तो विशिष्ट, अपुष्टि, अशिष्ट या व्यष्टि क्या होता है? समष्टि जैसे इसका अर्थ यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका विलोम बनेगा ऑप्शन डी वाला, समष्टि व्यष्टि। तो समष्टि मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक जगह हो गए समूह, और व्यष्टि अलग अलग। जैसे समष्टि मतलब पूरा समाज हो गया और व्यष्टि एक व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट आ जाता है करपट का तद्भव रूप होगा कपट, कपूर, कारपेट या फिर कपड़ा। अब करपट जो इसका तद्भव रूप कौन सा होगा? तो करपट मतलब कपड़ा जो उसको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो संस्कृत में करपट कह देते हैं और हिंदी में कपड़ा। तो ये आ जाए कि कपड़ा दे दिया जाए और इसका पूछ ले जाए कि इसका जो तत्सम है वो कौन सा बनेगा, तो इसका ये करपट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युगम यहाँ पर ठीक रहेगा?
तो कौन से वाला यहाँ पर सही है इसमें? अब सही को अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बारात बसंत या बारात और बसंत। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसको माना गया है, बारात और वसंत। बारात मतलब विवाह की शोभा यात्रा और वसंत मतलब एक ऋतु। नेक्स्ट है अर्धस्वर है यहाँ पर। अब अर्धस्वर इनमें कौन कौन से हैं? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा रहेगा ए वाला। तो य और वा, य और वा जो है इनको कहा जाता है अर्धस्वर। और अगर य, र, ल और वा तो इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिल का मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? अपराधी का अपनी दाढ़ी को जलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिल का प्रसिद्ध मुहावरा भी है। तो इसका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। तो कह देते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिल का है। तो जिसने कोई चोरी की हो तो वो अपना राज जो है स्वयं अपने आप ही उजागर करने लग जाता है। नेक्स्ट है एक बार कहीं बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आगार, पृष्ठपेषण, प्राकथन या फिर प्रस्तावना। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना तो उसको क्या कहा जाता है? तो पृष्ठपेषण जो उसको कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, मतलब बार बार वही बात दोहराना। अगला क्वेश्चन है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? बुद्धिहीन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण। बुद्धिहीन व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? अब ये कौन से में आएगा? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी हमारा। तो बुद्धिहीन किस में आता है? विशेषण जो इसके अंतर्गत आता है वह बुद्धिहीन लड़का है। नेक्स्ट है छत से ईंट गिरी। वाक्य में कारक कौन सा है? अपदान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। छत से ईंट गिरी कौन सा कारक है इसमें? अब कारक की अगर हम बात करें, जैसे कहीं पर बिछोड़ना जो होता है, विद्यालय से बच्चे जाते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, तो छत से ईंट गिर गई है मतलब छत से ईंट अलग हो गई है। जहाँ पर जुदाई अलग होना पाया जाता है तो उसमें अपदान कारक पर विभक्ति होती है। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर ए वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है महोर्मी का। जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? महोर्मी। जब हम इसका करेंगे तो कौन सा बनेगा? यही बन जाएगा ऑप्शन सी वाला, महा प्लस में उर्मी। महा में क्या है? आ और उ को अगुण हो जाता है, तो गुण संधि जो उसमें बना है महोर। नेक्स्ट आ जाता है चराचरम। जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। चराचरम जगत में समास है। कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर चर और अचर, चर और अचर ऐसे है। तो इस प्रकार से इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है? यहाँ पर चर और चर अगर हम इस प्रकार से लगाएं तो इसमें द्वंद्व समास भी हो सकता है और कर्मधारय समास भी यहाँ पर इसमें बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अभ्यागत। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ, अभि, अभ्य या अभ्या। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जैसे यहाँ पर लगा शुरू में। अब वही बताना है कि इसमें कौन से वाला लगा है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा, अभि और आगत ऐसे बना है। और ये जो भी में ई है, ई को या हो जाता है तो याद हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, और ये इसमें जुड़ जाएगा अभ्यागत, फिर ये बन जाएगा। तो यण संधि जो उसमें ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनियर है, रम है, ईय या अणीय। रमणीय। अब कौन सा प्रत्यय है इसमें? प्रत्यय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा अनियर प्रत्यय। रम में अनियर प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें हुआ है, अनियर का अन्य शेष बचता है। और इसके साथ ही रमण, अगर हम रमण शब्द इसमें ले तो अगर हम इसमें रमण शब्द ले फिर ईय प्रत्यय भी इसमें हो जाता है। अगर रमण शब्द ले तो ईय प्रत्यय होकर रमणीय बन जाएगा, और अगर रम शब्द ले तो फिर अनियर प्रत्यय इसमें बनेगा। तो इस प्रकार से जाए बन सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है बोरो सबई रघुवंश कुठार की धार में वारण वजी सरथा की, बान की वायु उड़ान का लक्षण लच करो अरिहा समर्था की। ये जो पंक्तियां यहाँ पर आई हैं इसमें रस पूछा गया है, इसमें रोधर विभत्स भयानक या फिर वीर, तो किस रस का इसमें प्रयोग हुआ है। अब रस को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें रोधर जो रस है, रोधर रस का इसमें प्रयोग हुआ है, मतलब क्रोध जो इसमें दिखाया गया है, क्योंकि तलवार वगैरह जो उनकी बात इसमें हुई है। नेक्स्ट है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चाहे। अब यहाँ पर जो ये है इसमें छंद आपने बताना है किस छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तो दोहा रोला सोठा या बरवई, किस छंद का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो कौन सा है इसमें दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि मात्राओं की गिनने से यह है यहाँ पर दोहा छंद है। और जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 किसमें, प्रथम में और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे में, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे में 13-13 होंगी, तो दोहा छंद वो होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। अब कौन से वाला शुद्ध है इसमें, तो यही बताना है। अब यहाँ पर अगर हम शुद्ध को देखें, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है, तो सही जाए यहाँ पर कौन सा है, यही सही है, मोहन और गीता गा रहे हैं। कर्ता बहुवचन होने से क्रिया भी बहुवचन की होगी। नेक्स्ट है इन शब्द में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो जैसे डिक्शनरी होती है वैसे ही हिंदी की डिक्शनरी होती है, तो यहाँ पर फिर कौन से वाला आएगा इसमें लास्ट में। अब लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा बन सकता है, अब इसमें देखें तो यहाँ पर क ल ई वा, और यहाँ पर का सभी में ही है, इसमें र है, ये री है और क्री है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला आएगा। तो कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो ये वाला यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान के बाद में, आदर्श वाचन के बाद में, प्रस्तावना प्रश्न के बाद में, या मौन वाचन के पहले। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। अब उद्देश्य कथन कहाँ पर होता है, तो ये होता है प्रस्तावना के बाद में, पाठ की भूमि बनाने के बाद। नेक्स्ट है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त होगा, वाक्य प्रयोग, भ्रमण, व्याख्यान या फिर चरित्र निर्माण। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है। अब इसमें जो सबसे जो उपयुक्त जो लग रहा है तो कौन से वाला है, ये वाला, वाक्य प्रयोग। तो शब्द को वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना, तो शब्द का अर्थ प्रकट करने का यही जो इसमें सही तरीका माना गया है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की एक पद्धति नहीं है, यहाँ पर किंडरगार्टन, डेक्रोली, मोंटेसी या विक्रमित अन्वेषण, तो नहीं है। अब वो कौन से वाली है, तो ये वाली अविक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की ये वाली पद्धति नहीं है, क्योंकि एक तकनीकी शिक्षण विधि है, तो ये वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो ये मानने वाले थे मोंटेसरी, महात्मा गांधी, फ्रोबेल या किलपैट्रिक। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो उसकी मातृभाषा में ही हो, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो इसमें कुछ इसी प्रकार से जो है शिक्षा को रखा गया है।
तो इसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये मानने वाले थे। अब इनमें जब कौन मानने वाले थे, तो ये मानने वाले थे महात्मा गांधी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो गांधी जी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम मानते थे। इसके बाद व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पर आगमन, अव्यकृति, निगमन या कक्षा भी नहीं। तो व्याकरण शिक्षण जो उसके लिए एक जरूरी नहीं है, वो कौन से वाली है। अब यहाँ पर जो है देखें तो कौन सी, ये वाली कक्षाभिनय प्रणाली, तो ये व्याकरण के लिए जो उपयोगी नहीं मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन होता था बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ से। तो कहाँ से होता था आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये मिर्जापुर जो वहाँ से होता था। और ये जो पत्रिका जो है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनके द्वारा प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आदिकाल की रचना। अब आदिकाल की रचना यहाँ पर अखरावट, दीपशिखा, चित्रशाल, दशक, मान, रासो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी हो सकती है इसमें, तो ऑप्शन डी वाली हो जाएगी, ये वाली कुमार रासो। कुमार रासो जो है आदिकाल की एक प्रमुख रचना है और जिसमें वीर रस जो है इसका वर्णन हुआ था। तो ये है आदिकाल की। नेक्स्ट है काहेरी नलिनी तुम कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसके जो यहाँ पर रचनाकार हैं इनमें कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, रैदास या दादू। काहेरी नलिनी तुम कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। अब यहाँ पर देखें तो जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो कबीर जो है कबीरदास उनकी थी ये पंक्ति, उसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो संबंध था उसको दिखाया था। तो कबीर जैन की है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कर मुस्काए, आलोक परम, कौन से वाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनका निबंध संग्रह है। अब इनके निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा था इसमें, ये जो चिंतामणि जो यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैन का निबंध संग्रह था ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जय मिला था 1971 में, 72 में और 1973 या 74। तो इन्हें कब मिला था ये, तो ये जो राष्ट्रवादी कवि है रामधारी सिंह दिनकर, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार जो इनको मिला था, तो ये मिला था 1972 में। तो 1972 जो इसमें मिला था ये, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निरामिष किसको कहा जाता है, मांस रहित भोजन को, मोक्ष के इच्छुक को, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का जो इच्छुक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर निरामिष किसे कहा जाता है। अब निरामिष को अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो मांस रहित जो भोजन होता है उसको कह देते हैं निरामिष। तो निरामिष भोजन हो गया शाकाहारी भोजन। इसके बाद है शहद शब्द तत्सम है, तद्भव है, आगत या फिर देश। शहद कौन से शब्द है। अब शहद जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो कौन सा है ये, आगत शब्द है शहद। और कौन सी भाषा का है ये, फारसी भाषा का शब्द है शहद, फारसी भाषा का। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर भी आप इसमें जैसे देख सकते हैं, तो इसे हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की हिंदू ईरानी शाखा की ईरानी भाषाओं की उपशाखा के पश्चिमी भाग में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी की गलती से अरबी भाषा के समीप समझा जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अरबी से बहुत भिन्न और संस्कृत के बहुत समीप है। संस्कृत और फारसी में कई हजारों मिलते जुलते सजातीय शब्द मिलते हैं जो दोनों भाषाओं की साझी धरोहर है, जैसे कि सप्ताह
को क्या कहते हैं? हफ्ता। नर, नर पुरुष कह देते हैं। दूर, दूर। हस्त को हाथ भी कह देते हैं। सत, ये संस्कृत में लिखते हैं हम, सद, सो कह देते हैं हिंदी में। आप, आब, ये पानी कह देते हैं। हर, जर, फारसी, हर जर। और फारसी में पीला, सुनहरा। संस्कृत में पीला, हरा। मय, मध, मधु, ऐसे कह देते हैं। शराब, शहद। अस्ति, अस्त और हा। रोचन, रोशन, चमकीला मतलब। एक, ये। कपि, कपि, वानर बंदर कह देते हैं। दंत, दंड, दांत को कह देते हैं। मातृ, मादर। और पितृ, पितर। भ्रातृ, बिरादर मतलब भाई। दुहित, दुख्तर, बेटी। वंश, बच या बच्चा। शुकर, हुक मतलब स्वर्ण को कह देते हैं। आसव, असव, घोड़ा। गौ, गौ, गाय को कह देते हैं। जन, जान। संस्कृत में व्यक्ति, जीव। फारसी में जीवन। बूत, बूंद, था या फिर अतीत। ददामी, दादन, देना। युवन, जवान। नव, नव मतलब नए। सम, हम, बराबर। तो इस प्रकार के ये शब्द है संस्कृत और फारसी में, जो कुछ मिलते जुलते हैं संस्कृत फारसी में। तो फारसी का बस आप इसमें ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है वनिता का किस मतलब अर्थ है। यहाँ पर वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, पुस्तक, स्त्री या व्यवसाय के रूप में। तो वनिता, जो वनिता का मतलब क्या है? स्त्री है। और वनिता मतलब महिला, औरत, स्त्री। नेक्स्ट आ जाता है मुकुंद का पर्याय। विष्णु, सूर्य, शिव या कामदेव क्या होता है मुकुंद का पर्याय? अब यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। मुकुंद का कौन सा होता है? विष्णु। तो विष्णु भगवान उसका पर्याय है। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके हिंदी जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद में फिर हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो इसके जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और इसमें जो हमने आपके पैसिव वॉइस जो है इसके क्वेश्चनों को लिया है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव में चेंज करने हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्रिमिनल, लूटेड द बैंक, तो ये वाले हैं। और इनको फिर हमने आगे इनका सभी का हल जो है लिया है। तो जैसे यहाँ पर पहला जो है इसमें सेंटेंस आया था, क्रिमिनल लूटेड द बैंक, तो इसका एक्टिव वॉइस है क्रिमिनल लूटेड द बैंक। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द बैंक वाज लूटेड बाय द क्रिमिनल, मतलब बैंक जो अपराधी द्वारा लूटा गया। तो जो लास्ट में है वो शुरू में हो जाता है, तो द बैंक से शुरू हो जाएगा ये, और लास्ट शुरू वाला लास्ट में चल जाता है। यही ऐसे ही होता है। तो द क्रिमिनल लूटेड द बैंक, तो द बैंक शुरू में हो जाएगा। द बैंक वाज लूटेड बाय द क्रिमिनल, बैंक का अपराधी द्वारा लूटा गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इसमें ये क्रिमिनल आया था, द क्रिमिनल अपराधी मतलब ये करता है, द बैंक ये कर्म है। तो कर्म को कर्ता बनाकर बैंक और कर्ता को अपराधी द्वारा जोड़ा गया है, और क्रिया लूटेड को लूटा गया में चेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर आया था, समबॉडी इनवाइटेड मी टू डिनर, मतलब किसी ने मुझे रात के खाने पर बुलाया था, ये इसकी हिंदी होगी। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? तो समबॉडी इनवाइटेड मी टू डिनर, तो मी से हो जाएगा, मी का किस में चेंज होगा? आई में। तो आई वाज इनवाइटेड टू डिनर बाय समबॉडी, तो शुरू वाला लास्ट में चल जाता है, लास्ट वाला शुरू में। तो आई वाज इनवाइटेड टू डिनर बाय समबॉडी, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें चेंज होगा। तो सेम वैसे ही समबॉडी यहाँ पर इसमें करता है, मी मतलब मुझे, कर्म हो गया, तो कर्म को कर्ता बनाकर मुझे और कर्ता को किसी द्वारा जोड़ा गया है, और इनवाइटेड को यहाँ पर चेंज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जैसे पीपल स्पीक मैथिली ऑल ओवर मिथिला, तो लोग मिथिला में क्या है? मैथिली बोलते हैं। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा?
तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाता है। मिथिला इज स्पीकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, स्पोकन ऑल ओवर मिथिला बाय, और पीपल लास्ट में चल जाएगा, बाय पीपल। तो मिथाली इज स्पोकन ऑल ओवर मिथिला बाय पीपल। तो मिथिला में मैथिली लोगों द्वारा बोली जाती है, तो मैथिली बोलते हैं मिथिला वाले। तो यहाँ पर पीपल लोग मतलब करता है और मैथिली कर्म है, तो कर्म को कर्ता बनाकर मैथिली और कर्ता को लोगों द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है और स्पीक को चेंज किया गया है थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिस्टर मिश्रा इज स्केचिंग द फिगर। तो यहाँ पर जो श्री मिश्रा वो चित्र बना रहे हैं, तो जब हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा यहाँ पर द फिगर इज, और जहाँ ING होता है तो बीइंग में चेंज होता है वो, तो इज बीइंग और स्केच्ड बाय मिस्टर मिश्रा, तो ऐसे होगा चेंज ये। अब यहाँ पर जो मिस्टर मिश्रा है मतलब श्री मिश्रा ये करता है द फिगर चित्रकर्म है, और कर्म को कर्ता बनाकर चित्रकर्ता को श्री मिश्रा के द्वारा जोड़ा गया है, तो इस स्केचिंग जैस में चेंज होगा। नेक्स्ट आ जाता है मिस्टर प्रसाद इज पुटिंग दी फाइल्स इन हिज सेल्फ। तो श्री प्रसाद फाइलों को अपनी अलमारी में रख रहे हैं, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, लास्ट वाला शुरू में चल जाएगा, तो द फाइल्स आर, और ING है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग और पुट इन हिज सेल्फ बाय मिस्टर प्रसाद, तो शुरू वाला जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। तो मिस्टर प्रसाद क्या यहाँ पर करता है और फाइल्स कर्म है, तो कर्म को कर्ता बनाकर फाइलें और कर्ता को श्री प्रसाद द्वारा जोड़ा गया है, और इस पुटिंग जो इसको चेंज किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा द कोबलर हैज रिपेयर्ड आवर शूज। तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे होगा, तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में चल जाएगा, आवर शूज है तो शुरू में हो जाएगा आवर शूज, और हैव बीन रिपेयर बाय द कोबलर, तो हमारे जूते मोची द्वारा ठीक किए गए हैं, ऐसे हो गए, तो आवर शूज हैव बीन रिपेयर्ड बाय द कोबलर। नेक्स्ट आ जाता है द कारपेंटर हैज बाउट एन एक्स। मतलब बुढ़ाई ने एक कुल्हाड़ी खरीदी थी, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो लास्ट वाला क्या शुरू में आ जाएगा, एन एक्स हैड, और इसके साथ बीन बाउट बाय द कारपेंटर, एन एक्स हैड बीन बाउट बाय द कारपेंटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेंज इसमें हो गए। नेक्स्ट आ जाता है द ड्राइवर में ड्राइव द कार। ड्राइवर कार चला सकता है, द ड्राइवर में ड्राइव द कार। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, द कार आ जाएगा, द कार में के साथ मॉडल है बी, और ड्राइव के थर्ड फॉर्म, द कार में बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर। तो इस प्रकार से ये चेंज होगा। नेक्स्ट आ जाता है ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं कि उसने मुझसे एक सवाल पूछा, तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय हिम। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज द डोर एट वंस, तुरंत दरवाजा बंद कर दो। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, लेट का प्रयोग होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, दरवाजा तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो डोर दरवाजा मतलब कर्म है, तो पैसिव में लेट का जो यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा। नेक्स्ट है लव द चिल्ड्रन, बच्चे से प्यार करो। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी लेट का प्रयोग होगा, लेट द चिल्ड्रन बी लव्ड, बच्चे से प्यार किया जाए। तो यहाँ पर भी वैसे ही पैसिव में जो लेट है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है टेक योर चेयर प्लीज। जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, तो प्लीज कृपया अपनी कुर्सी लो, तो लेट योर चेयर बी टेकन प्लीज, तो ये भी लेट से शुरू होगा, लेट योर चेयर बी टेकन प्लीज।
कृपया आपकी कुर्सी ली जाए, मतलब अपनी कुर्सी ले लीजिए। इसके बाद है काइंडली रीड द गीता, कृपया गीता पढ़ो। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी काइंडली है, तो लेट द गीता बी रीड काइंडली, कृपया गीता कृपया पढ़ी जाए। तो यहाँ पर भी लेट का प्रयोग इसमें होगा। इसके बाद आ जाता है डज कंप्यूटर स्टोर द डाटा, क्या कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है। तो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, डज लगा हुआ है तो इसका प्रयोग होगा इज द डाटा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो इज द डाटा स्टोर थर्ड फॉर्म बाय द कंप्यूटर, इज द डाटा स्टोर बाय द कंप्यूटर, इस प्रकार से ये इसमें चेंज होगा। नेक्स्ट है हैव द स्टूडेंट्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो हैव का प्रयोग होगा हैव दीज क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय दीज स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मस्ट यू सेंड दी चेक बाय पोस्ट, क्या आपको चेक डाक से भेजना चाहिए। तो जब हम इसे पैसे में चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, तो वैसे ही लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो है ही, तो मस्ट द चेक बी सेंड की सेंट होती है बाय पोस्ट बाय यू, तो मस्ट द चेक बी सेंट बाय पोस्ट बाय यू, क्या चेक आपके द्वारा डाक से भेजा जाना चाहिए, मस्ट द चेक बी सेंट बाय पोस्ट बाय यू। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज ही डू इन द ऑफिस, वह ऑफिस में क्या करता है। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वैसे लास्ट वाला जब शुरू में आ जाएगा, व्हाट तो है यहाँ पर, तो व्हाट इज डन बाय ही का हिम इन द ऑफिस, तो व्हाट इज डन बाय हिम इन द ऑफिस, ऑफिस में उसके द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर ये इसमें चेंज होगा। इसके बाद है विच गर्ल अब्यूज्ड हिम, किस लड़की ने उसे गाली दी है। पैसिव में जब इसे चेंज करेंगे क्या होगा, तो बाय का प्रयोग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो है यहाँ पर, तो बाय विच गर्ल वाज ही अब्यूज्ड, तो बाय विच गर्ल वाज ही अब्यूज्ड। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू यू सॉल्व दिस सम, आप इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या होगा, तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क है और WH वाला है, तो हाउ इज दिस सम, हाउ इज दिस सम सॉल्व बाय यू, तो हाउ इज दिस सम सॉल्व बाय यू, यह सवाल आपके द्वारा कैसे हल किया जाता है। इसके बाद दे हैव नथिंग टू गेन, उनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब हम पैसिव में से चेंज करेंगे क्या बनेगा, दे हैव नथिंग टू गेन, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यह वाक्य पैसिव में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जायज में कर्म कोई नहीं है, तो इस कारण से जायज चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर इज नो टाइम टू लॉस, खोने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो इसको भी क्या हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखें तो रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने शिक्षक का क्या है सम्मान करना चाहिए। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे क्या बनेगा, तो रिस्पेक्ट है यहाँ पर, तो लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड, तो लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट है डू दिस वर्क, यह काम करो। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या बनेगा, तो लेट का प्रयोग होगा क्योंकि आदेश है लेट दिस वर्क बी डन। नेक्स्ट आ जाता है प्लीज एंटर बाय दिस गेट, प्लीज एंटर बाय दिस गेट, कृपया इस गेट से प्रवेश करें। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड,
क्योंकि यहाँ पर क्या उससे प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है मतलब। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी इंटर्ड बाय दिस गेट, प्लीज़ आ गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी इंटर बाय दिस गेट, आपसे अनुरोध है कि इस गेट से आज प्रवेश किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है पे द रूम रेंट, कमरे का किराया चुकाओ। तो जब हम इसे पैसे में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो किराया है वो पे करने के लिए बोला गया है। तो लेट द रूम रेंट बी पे, पे, तो लेट द रूम रेंट बी पेड। इसके बाद है डोंट चीट दी होनेस्ट, ईमानदार को धोखा मत दो। जब हम इसे पैसे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये सही बात भी कही गई है, डोंट चीट दी होनेस्ट, ईमानदार को धोखा मत दो। तो लेट का प्रयोग होगा लेट दी होनेस्ट, लेट दी होनेस्ट नॉट बी चीटेड, मतलब ईमानदार को धोखा न दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होनर दी पैट्रियोट, देशभक्त का सम्मान करो। जब हम इसे पैसे में चेंज करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर भी लेट का ही प्रयोग होगा, लेट दी पैट्रियट बी होना, मतलब देशभक्त का सम्मान किया जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो जब हम इसे पैसे में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब चुनौती स्वीकार करने का समय है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे क्या होगा, लास्ट वाला शुरू में हो जाएगा, तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। थर्ड फॉर्म जाए उसमें चेंज हो जाएगा, यह समय है कि चुनौती स्वीकार की जाए। इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आ जाता है ही लाइक टू कॉल हिम नेताजी, उसे लोग उसे नेताजी कहे यह पसंद है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी, तो वो पसंद करता है कि लोग उसे नेताजी कहें। तो जब हम पैसे में से चेंज करेंगे क्या होगा, तो क्या होगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी नेताजी बाय पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड नेताजी बाय पीपल, उसे पसंद है कि लोग उसे नेताजी कहें। नेक्स्ट आ जाता है देयर इज नथिंग टू डू, तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका भी क्या है, पैसिव में हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई ऑर्डर द सर्वेंट टू गो आउट फ्रॉम द ऑफिस। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, आई ऑर्डर द सर्वेंट टू गो आउट फ्रॉम द ऑफिस, मैंने नौकर को ऑफिस से बाहर जाने का आदेश दिया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वाज ऑर्डर्ड बाय मी, आई कमी, द सर्वेंट वाज ऑर्डर्ड बाय मी टू गो आउट फ्रॉम द ऑफिस। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।